हिंदी पाठ्यक्रम में व्याकरण के भाग में शब्द और पद इस वर्ष से रखा गया है। जहाँ तक शब्द और पद का संबंध है, ये पाठ्यक्रम में नए रूप में आने के कारण छात्रों को समझने में भी आसानी होगी, क्योंकि शब्द किसे कहते हैं, पद किसे कहते हैं, ये छात्रों ने पिछली कक्षाओं में इसका अध्ययन किया है। तो हम आज शब्द किसे कहते हैं उसको समझने की कोशिश करेंगे। वर्णों के क्रमबद्ध अर्थपूर्ण समूह को शब्द कहते हैं, या इसे सरल भाषा में हम कह सकते हैं वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। बस आप सब जानते हैं वर्ण स्वर और व्यंजनों से मिलकर बनते हैं। जब स्वर और व्यंजनों का क्रमबद्ध समूह किसी अर्थ को व्यक्त करने के लिए तैयार होता है तो उसे हम शब्द कहेंगे। जैसे हमारे सामने एक शब्द है जिस कमल। कमल इस शब्द में क व्यंजन है, अ स्वर है, म में म व्यंजन है, अ स्वर है। ठीक उसी प्रकार से ल में अ स्वर है। तो कुल मिलाकर इस कमल शब्द में 3 व्यंजन और 3 स्वर है, अर्थात 6 वर्णों का यहाँ पर सहयोग लिया गया है। इन 6 वर्णों को क्रम से रखा गया है। ये 6 वर्ण मिलकर अर्थ देते हैं, एक शब्द बनता है उनके समूह से कमल। हमारे शब्दों में कमल शब्द सुनते ही एक फूल सामने आता है, तो इस शब्द को पढ़ते के साथ हमारे समझ में यह आता है कि कोई ना कोई इसका अर्थ है। अर्थात ये सारे वर्ण क्रम में रखे गए हैं, अर्थ देते हैं, समूह में है, अर्थात ये शब्द है। इसी को हम थोड़ा सा अलग पद्धति से क्रम को बदलने की कोशिश करेंगे। कमल को कलम कलम करते हैं तो कलम से भी हमें अर्थ की प्राप्ति होती है। यहाँ भी वर्ण है, उनका क्रम है, अर्थ देता है यह समूह, इसलिए कलम भी शब्द है। लेकिन इसी को अगर बदलकर हम रखेंगे म ल क, यहाँ वर्ण है, क्रम व्यवस्थित नहीं है, अर्थ किसी प्रकार से प्राप्त नहीं होता है, अर्थात व्याकरण की भाषा में इसको हम शब्द नहीं कहेंगे। तो शब्द किसे कहते हैं, ये बात हम सबके समझ में अब आ चुकी है कि वर्णों का ऐसा क्रम जो अर्थपूर्ण हो और वह समूह हो तो उसको हम शब्द मान सकते हैं या शब्द कहते हैं। अब देखिए, शब्द और पद में से शब्द की परिभाषा हमने प्राप्त की है, और संक्षिप्त रूप में अगर पद की परिभाषा समझना हो तो जो अर्थपूर्ण शब्द था वह अगर वाक्य में प्रयुक्त होता है तो उसको हम पद कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा संज्ञा पद, सर्वनाम पद, विशेषण पद, ये वही पद है। अब इसको शास्त्र शुद्ध पद्धति से अगर हम समझने की कोशिश करेंगे पद की परिभाषा को, जब कोई अर्थपूर्ण शब्द व्याकरणिक कोटियों से युक्त होकर वाक्य में प्रयुक्त होता है तो उसे पद कहा जाता है। ये पद की शास्त्र शुद्ध परिभाषा है। जैसे हमने शब्द को देखते समय देखा था कि कमल एक शब्द है। अब यहाँ उसी कमल का प्रयोग कर हम एक वाक्य बनाएंगे, कमल का फूल सुंदर है। अब इस वाक्य में कमल है, का है, फूल है, सुंदर है। तो इस वाक्य में देखिए कमल वहां था जो शब्द के रूप में था। अब वही कमल जब अर्थपूर्ण शब्द, व्याकरणिक दृष्टि से पद की परिभाषा, जब अर्थपूर्ण शब्द व्याकरणिक कोटियों से युक्त होकर वाक्य में प्रयुक्त होता है तो उसको पद कहते हैं। तो वह कमल जो शब्द था अब वह शब्द न रहकर वह वाक्य में प्रयुक्त हो चुका है, अर्थात पद बन चुका है। तो अब इस वाक्य में प्रयुक्त जितने भी शब्द हैं प्रत्येक शब्द अर्थपूर्ण है। कमल अर्थपूर्ण है, फूल अर्थपूर्ण है, सुंदर अर्थपूर्ण है, और ये व्याकरणिक कोटियों से युक्त भी है। तो इसलिए व्याकरणिक कोटियों से युक्त होकर ही वाक्य में प्रयुक्त हो गए। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि इसमें का प्रत्येक शब्द, कमल इसमें पद है, बाकी के अन्य भी पद है। तो अब हम इस बात को समझने की कोशिश करते हैं, जो शब्द और पद क्या है, पद किसे कहते हैं ये समझ में आ गया, शब्द किसे कहते हैं ये भी हमारे समझ में आ गया। तो ये दोनों व्याकरणिक कोटियां हमारे सामने स्पष्ट हो चुकी हैं। तो सीबीएसई इस आधार पर 9वीं कक्षा में इस पाठ्यक्रम को इस रूप में लेने के लिए कहता है
कि शब्द और पद में अंतर क्या है। अब तक जो ये पाठ्यक्रम 10वीं में था, 10वीं कक्षा में था, पहले 2 अंकों के लिए था, तो परीक्षा में प्रश्न आते थे, शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। पद किसे कहते हैं, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। तो ये उत्तर हमारा हो गया। या शब्द किसे कहते हैं, शब्द की परिभाषा आ गई, उदाहरण दीजिए, कमल उदाहरण आया, स्पष्ट कीजिए, नीचे स्पष्ट किया गया। इसके लिए 2 अंक प्राप्त होते थे। ठीक उसी प्रकार से दूसरा प्रश्न आता था, पद किसे कहते हैं, बताइए उदाहरण देकर। तो पद किसे कहते हैं, परिभाषा ऊपर आ गई, उदाहरण दीजिए, कमल का फूल सुंदर है, उदाहरण आ गया, स्पष्ट कीजिए, स्पष्ट हो गया। तो इस प्रकार के 2 प्रश्न अब तक बनते थे 10वीं कक्षा में। अब यही पाठ्यक्रम 9वीं कक्षा में रखा गया है। तो अब इसको थोड़ा सा अलग रूप में समझने की कोशिश करेंगे। तो परीक्षा में यह भी प्रश्न पूछा जाता था, शब्द और पद के अंतर को स्पष्ट कीजिए। हमने शब्द की परिभाषा ली और पद की परिभाषा ली। अब उन दोनों परिभाषाओं को रखिए, उनका नंबर 1 का अंतर हो गया। पहला अंतर हमारे सामने स्पष्ट हो गया, जैसे कि मैंने यहाँ दिया है, आप देखिए स्क्रीन पर, शब्द लाल अक्षरों में लिखा है, उसकी परिभाषा जैसे आपने शब्द में देखी थी वही परिभाषा यहाँ है। वर्णों के क्रमबद्ध अर्थपूर्ण समूह को शब्द कहते हैं। ये शब्द के तरफ से होगा, या प्रश्न के 2 हिस्से कर भी इसको आप समझाते हो, एक तरफ शब्द एक तरफ पद लिख सकते हो। अब दूसरा 1 नंबर में अंतर में ही पद की परिभाषा है, अर्थपूर्ण शब्द जो व्याकरणिक कोटियों से युक्त होकर वाक्य में जब प्रयुक्त होता है तो उसको हम पद कहते हैं। तो ये पहला अंतर है शब्द और पद में। दोनों की परिभाषाओं को मैंने रखने का काम किया है, शब्द की परिभाषा और पद की परिभाषा। शब्द और पद दोनों को लाल अक्षरों में लिखा है और दोनों की परिभाषा अलग अलग रंगों में मैंने आपके सामने रखी है, समझने के लिए आसानी हो। फिर मैं एक बार कहता हूं कि इसको प्रश्न के 2 हिस्से बनाकर एक तरफ बाईं ओर शब्द लिख सकते हो और दाहिनी ओर पद लिखकर 1-1 नंबर देते जा सकते हो। अब नंबर 2 का अंतर है, शब्द सचिन, देखिए यहाँ सचिन के साथ मैंने अल्पविराम दिया है, कॉमा दिया है, यहाँ सचिन शब्द है, सिर्फ शब्द है सचिन। और पद में देखिए उदाहरण मैंने दिया है, सचिन क्रिकेट खेल रहा है। अब यहाँ सचिन एक अर्थपूर्ण शब्द होकर वाक्य में प्रयुक्त हुआ है, तो ये वाक्य का अंग बन चुका है, अर्थात वो पद है। तो अब सचिन ऊपर के वाक्य में शब्द है, नीचे के वाक्य में वह पद बन चुका है। तो पिछली बार 1 अंक के लिए परीक्षा में प्रश्न आया था, शब्द दिया जाता था सचिन और कहा जाता था ये क्या है, तो हमें बताना पड़ता था कि ये शब्द है। तो ठीक उसी प्रकार से सचिन क्रिकेट खेल रहा है, ये वाक्य दिया जाता था और पूछा जाता था सचिन क्या है, तो हमें कहना पड़ता था कि ये पद है। तो ये दूसरा भेद हो गया कि उदाहरण सचिन, सिर्फ सचिन ये शब्द है, जब यही सचिन वाक्य में शब्द प्रयुक्त होता है तो वह पद बनता है, जो दूसरे वाक्य में आपने देख लिया। अब तीसरा अंतर हम देखते हैं, शब्द शब्दकोश में पाए जाते हैं, शब्द शब्दकोश में पाए जाते हैं, पद वाक्य में ही होते हैं। एक तीसरा उदाहरण आपके सामने आसान है, सरल है, एक शब्दकोश में पाया जाता है शब्द और पद वाक्य में पाए जाते हैं। और अंतिम उदाहरण अंतर हम देखने की कोशिश कर रहे हैं, शब्द स्वतंत्र होते हैं जबकि पद व्याकरणिक कोटियों से बद्ध होते हैं। ये व्याकरणिक कोटियों से बांधे जाते हैं, कारक चिन्हों से, लिंग वचन काल आदि से ये बांधकर वाक्य में प्रयुक्त होते हैं। शब्दों को इस प्रकार से कोई बांधता नहीं, वह स्वतंत्र होते हैं। तो अब तक हमने शब्द किसे कहते हैं, पद किसे कहते हैं, उनकी परिभाषाओं को उदाहरणों सहित समझने का काम किया गया और शब्द और पद के अंतर को भी समझने का काम किया। अब यहाँ जब हमने इनको समझने की कोशिश की है, फिर भी हमारा ज्ञान थोड़ा सा और अधिक बढ़े और शब्दों को और अधिक बढ़ाने के लिए हम आगे बढ़ने की थोड़ा सा कोशिश करते हैं। रचना के आधार पर शब्द भेद हम देखते हैं, एक अलग अलग प्रकार के कुछ शब्द भेद हम देखेंगे, कुछ चीजें हमारे समझ में आती हैं। रचना अर्थात निर्माण, बनावट, इस बनावट के आधार पर शब्द के 3 भेद हैं। वो शब्द के 3 भेद आपके सामने हैं। पहला है रूढ़, दूसरा है यौगिक, तीसरा है योग रूढ़। ये 3 शब्द के भेद हैं। इन 3 शब्दों के भेद में से पहला शब्द भेद रूढ़ शब्द, जिसके संबंध में हम चर्चा करेंगे, इसकी भी परिभाषा और इसके भेदों को समझेंगे। जो शब्द किन्हीं अन्य शब्दों के योग से न बने हो, देखिए ध्यान रखिए, जो शब्द किसी दूसरे शब्द के योग से न बने हो और किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हो, तो उनके टुकड़े करने के बाद उनके टुकड़ों से किसी भी प्रकार का हमें अर्थ प्राप्त नहीं होता, वे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे हम देखते हैं कि नाक है, कान है, आंख है, सर है, पैर है, जैसे इनमें से कल के टुकड़े हमने किए हैं, कोई अर्थ प्राप्त नहीं होता। पर के किए हैं, कोई अर्थ नहीं। नाक का किया है, कोई अर्थ नहीं। कान के किए कोई अर्थ नहीं। तो इस आधार पर ये रूढ़ शब्द हैं। यहाँ हम रुकते हैं
अगले भाग में अगले भेदों की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।